लेकिन वो मैरिज से पहले ही ऐसे रिलेशंस को दिखा रहा है जिसमें आप मैरिज की तरह इन्वॉल्व तो बेड प्लेजर है उसमें, ये यानी कि पत्नी के अलावा कोई चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ अफेयर तो एक्स्ट्रा मैरिटल देगा, होगा होगा। होगा होगा। वेलकम दोस्तों, ये मेरा सेकंड चैनल है सोशलाइज विद राहुल। और आपने मुझे देखा होगा बहुत सारे व्लॉग्स में फूड टेस्टिंग करते हुए, घूमते फिरते हुए, ट्रैवल करते हुए। तो आज मैं कुछ हटके लेकर आ रहा हूँ उन सब से। यहाँ पे है मेरे साथ कुलदीप भैया। अभी नमस्कार। कुछ समय पहले मैं इनसे मिला था और इनके एक्सपीरियंसेस को देख कर के जो मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किए, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मैं चाहूँगा कि आप भी उन चीज़ों को जानें। मैंने इनसे बात करी, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी की लाइफ से रिलेट करते हुए, तो आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सर, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार। हाँ, तो सर, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? और ज़्यादातर मेरे पास जो 90% केसेस आते हैं ना, मतलब 100% में से 90% केसेस शादी से रिलेटेड आते हैं, किसी की लव मैरिज के रिलेटेड, किसी की डिवोर्स हो गया। तो सर, कुंडली में ऐसे कौन से चार्ट्स होते हैं, कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई अब ये लव मैरिज होगी या डिवोर्स देखो, होगा? लव या मैरिज के लिए कोई प्रॉपर कोई प्लैनेट है नहीं, लेकिन अगर आप मेनली किसी प्लैनेट को ब्लेम करना चाहते हैं लव मैरिज के लिए, या आप ये बताना पॉइंट चाहते हैं आउट कि करना यही चाहते है, हैं? हाँ, तो वो कारक है हमारा शुक्र। ठीक है। क्योंकि शुक्र हमारे जो चार्ट है ना, उसके जो 7th हाउस है, जो हमारी मैरिज का हाउस होता है, उसका जो है कारक है। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल में शुक्र के साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन भी चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हमारा लव है, पहले तो लव हो गया, तो लव जो है कि हमारा 5th हाउस, और जो है कि 9th हाउस, इन दोनों को हम लव लव के लिए मानते हैं। अब उसके अंदर शुक्र तो है ही है, शुक्र के साथ में जो लव को बिगाड़ने का काम करता है, या जो लस्ट देता है कि भाई हर बार चाहिए, या शादी हो गई है उससे अलग हटके चाहिए, तो उसके अंदर काफी प्लैनेट्स हैं। जैसे एक तो हम राहु को ले सकते हैं कि शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, और जो राहु है वो ऑब्सेशन है, या उसे बोल सकते हैं कि बढ़ाता है उस लस्ट को। तो अगर किसी का भी चार्ट के अंदर अगर शुक्र के साथ में राहु है, नहीं तो इसके अंदर क्या है ना, कि जैसे अगर हम शादी के लिए देखते तो फर्स्ट टाइम तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सप्तम भाव शादी का भाव है, पंचम भाव लव का है, ठीक है। इसके अलावा दो घर और हैं जिसमें से एक तो हमारा अष्टम भाव आता है, जो अष्टम भाव हमारा सेक्सुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस। और 12th हाउस है जो हमारे बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको भी हमें कंसीडर करना होता है, शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, या बढ़िया रहेगी नहीं, या एक्स्ट्रा मैरिटल रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जब आप कुंडली देखते हो तो ये सारी चीजें भी देख के हाँ बताते हैं? बिल्कुल देखनी पड़ती है, क्योंकि एक अकेले ग्रह से या एक अकेले भाव से हम किसी भी चीज, वो तो फिर वो हो गया ना, फास्ट फूड की तरह हो गया, हाँ, कि बस, हाँ। भाई ये देखा और बता दिया। हाँ। लेकिन उसमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए आपको कि भाई आगे शादी तो हो गई, 7th हाउस ने शादी दे दी, 7th हाउस का काम है सिर्फ शादी देना। हाँ, तो जैसे अब हम बोलने वाला कि 12वां भाव वो बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसके अंदर जो है कि अगर 7th हाउस आपका इन्वॉल्व नहीं है, मान लीजिए कि आपकी कोई दशा अंतर दशा भी चल रही है, क्योंकि मेनली जो प्लेनेट कहीं भी बैठे हैं वो अपना जो काम करेंगे ना, वो दशा और अंतरदशा के अंदर करेंगे। जैसे आपकी कोई भी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो उसके अंदर आपके अगर 5th हाउस की दशा चल रही है, तो 5th हाउस हमारे लेवल को दिखाता है, और उसमें 7th हाउस इन्वॉल्व ना होकर 12th हाउस इन्वॉल्व है, तो वो एक ऐसे रिलेशंस को दिखाता है जो बगैर शादी के बन रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल तो आप मैरिज के बाद बोलोगे, अच्छा, ठीक। लेकिन वो मैरिज से पहले ही ऐसे रिलेशंस को दिखा रहा है जिसमें आप मैरिज की तरह इन्वॉल्व तो बेड प्लेजर है उसमें, बट उसमें शादी कोई नहीं हुई नाम है, नहीं है, शादी नहीं हुई, हाँ, शादी का कुछ वो नहीं है। नाम नहीं है कोई भी, लेकिन आप वो कर रहे हो, तो उसमें आपका जो कि 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड आ जाते हैं आपस में। ठीक। अगर उन दोनों की दशा चल रही है और वो कहीं पर इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि इकट्ठे बैठना बहुत जरूरी है। जब भी कोई दशा अंतरदशा का अगर कोई भी रिजल्ट आता है, तो उनके आपस में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है किसी भी चार्ट के। जैसे अगर हम लव मैरिज के बारे में बात करूं, तो लव मैरिज के अंदर क्या होता है कि हमारा 5th हाउस का लॉर्ड 5वें घर का, 7वें घर का और 9वें घर का, इनका आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों इकट्ठे बैठे हो या एक दूसरे को देखते हैं। और जैसे कि मान लीजिए 5वें घर का जो लॉर्ड है वो 7वें घर के लॉर्ड के साथ बैठा हो, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। अगर हम कालपुरुष कुंडली को लें, तो कालपुरुष कुंडली के अंदर 5वें घर में 5वां नंबर आएगा सूर्य, और 7वें घर में शुक्र। अगर मेष लगन का आपका चार्ट है तो उसके अंदर ये दो बन गए, कालपुरुष कुंडली बन गई है। तो इसमें अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, तो लव मैरिज होगी, क्योंकि दोनों घर मिल गए आपस में। और इसी तरीके से अगर शुक्र के साथ में गुरु बैठे हैं, क्योंकि गुरु 9वें घर के मालिक हो गए,
तो भी शादी होगी। तो आपके पास कुछ ऐसे केस भी आते होंगे जैसे बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए कि भाई बिगड़े इन सेंस मतलब कि जैसे मल्टीपल पार्टनर्स वाले हाँ ये तो सब? मल्टीपल पार्टनर्स में है ना, अगर मान लीजिए कि ये दोनों घर आपस में मिल तो गए, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके नहीं लिए? मल्टीपल्स के अंदर एक राहु है। राहु क्या करता है, हर चीज को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है एक तरीके से किसी भी योग को। ठीक। अगर मान लीजिए किसी के में ये लव मैरिज के योग है और उसमें जो है कि साथ में राहु आके जुड़ गया, तो राहु अगर जुड़ गया तो उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देगा उस चीज को, बार बार दोहराना, रिपीट करेगा। रिपीट करेगा। राहु क्या है, या मरकरी जुड़ गया तो बुध जो है ना, वो बुध मल्टीपलिसिटी का कारक है। और एक जो है कि यानी आप कह लो चंद्रमा है, बुध है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है ना कि चंद्रमा अगर आपके 7th हाउस में आके बैठ गया या लगन में आके बैठ गया, तो चंद्रमा कहीं भी है, किसी भी हाउस में बैठा है, वहां पर उसको जो है कि एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे अगर आपके किसी के भी जो मान लीजिए कि अगर तो 7th हाउस में है तो उसे जो है कि शादी हो गई, लेकिन उसे वो जो है 27 पत्नियां उनको पसंद नहीं आई, तारा पसंद आई, इसी तरीके से वो अपनी पत्नी को पसंद नहीं करेगा, उसको वहां कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अलग चाहिए, उसमें अलग चीजें मजा आता है उसे, चेंज में। असल में चंद्रमा हमारे चेंज का कारक है, आपके बदलाव। जिस भी मतलब प्लेनेट मतलब जिस भी हाउस में बैठ जाएगा, हाँ वहाँ बदलाव चाहिए उसको, उसे चेंज चाहिए। हाँ जैसे अगर आपके 10th हाउस में बैठा है ना, तो आप प्रोफेशन में बार बार बदलाव चाहिए आपको, मतलब बार बार अपना प्रोफेशन हाँ चेंज करोगे, या आपको ट्रैवलिंग, क्योंकि चंद्रमा के जो मेन कारक है वो ट्रैवलिंग है एक तो, या तो आपका जॉब ऐसा होना चाहिए जिसमें आप घूम रहे हो, अगर वो नहीं है तो आपका प्रोफेशन चलेगा नहीं, बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज होगा तो मजा आएगा कुछ दिन में, क्योंकि चंद्रमा क्या है ना कि वो बहुत फास्ट है, चंचल। हाँ क्योंकि आप कह सकते हो कि 27 दिन के अंदर और महीने के अंदर हर घर में चेंज होता है, हर बार बदलता रहता है, हर 2.25 दिन के अंदर वो तो राशि परिवर्तन कर लेता है, तो बहुत फास्ट है। तो इसी तरीके से जो चंद्रमा का मूड है ना 2.25 दिन के बाद चेंज हो जाता है, तो वो अपने अलग, तो उसको चेंज चाहिए। तो इसी तरीके से अगर सप्तम भाव से वो रिलेट है तो उसको चेंज चाहिए, यानी कि पत्नी के अलावा कोई चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल हाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल देगा, होगा। एक शुक्र है, शुक्र रिलेशन का कारक है, और शुक्र सप्तम भाव में आ गया, तो एक नियम है हमारे शास्त्र के अंदर कि कारक भाव नासे, एक है कि कारक अगर अपने भाव में बैठ जाए तो वहां का नाश करता है। ओके। तो इस हिसाब से अगर शुक्र वहां बैठ जाता है तो वो भी जो है कि शादी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी फिर जब अपने भाव में मजबूत है तो वो एक रिलेशन के बाद दूसरा रिलेशन, दूसरे के बाद तीसरा देगा। और ऐसे ही अगर किसी के चार्ट में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठ जाए, तो शुक्र रिलेशन किसी भी हाउस कहीं पर भी बैठे हो, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। शुक्र और बुध इकट्ठे हैं, तो शुक्र क्या है, रिलेशनशिप है, बुध क्या है, मल्टीपल है, तो वो मल्टीपल रिलेशन देगा। अब वो कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा है तो आपके प्रोफेशन के अंदर मल्टीपल रिलेशन बनेंगे, अगर वो 2nd हाउस में तो आपके परिवार के अंदर ही कहीं ना कहीं आपके रिलेशन बन जाएंगे। हाँ अगर 3rd हाउस में है तो पड़ोसियों में, पड़ोस में होंगे। 4th हाउस है तो जहाँ नानके में, क्योंकि मदर का है वो घर, तो जहाँ मदर है जहाँ से वहां पर रिलेशन बनेंगे। 5th हाउस है तो स्कूल में, स्टडी का टाइम है, वो स्टडी का है वो 5th हाउस। तो इस तरीके से आपको जहां पर भी है, 9th हाउस है तो टीचर से, गुरु से, हाँ क्योंकि 9th हाउस गुरु का है, तो वो आपको हाउस वाइज देखना है। लेकिन उन्होंने मल्टीपल रिलेशनशिप देने हैं, बुध और शुक्र जहाँ बैठे, हाँ बुध और शुक्र जहाँ बैठे हैं वो मल्टीपल रिलेशन है, क्योंकि कारक इसमें कारक ले रहा हूं मैं दोनों, कि बुध मल्टीपल का कारक है और जो है कि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप का कारक। अभी बात हुई शादी की, तो शादी में तो शुक्र तो आ ही गया, सप्तम भाव आ गया। डाइवोर्स जो है ना, डाइवोर्स के लिए भी जिम्मेवार होते हैं जो हमारे 2-3 ग्रह जिनको हम पाप ग्रह बोलते हैं मेनली। पाप ग्रह में हो गया शनि, राहु, और एक क्रूर ग्रह है सूर्य, जो मतलब कि विच्छेद कराने का काम करता है, सेपरेशन का। हाँ सेपरेशन का कारक जो है वो 3-4 ग्रह हैं अपना, शनि, राहु, सूर्य, और इसके अलावा 12वें घर का मालिक, जो भी 12वें घर में जो आपका नंबर लिखा हो, उस नंबर का जो स्वामी बनता है वो अगर इन्वॉल्व है तो उसके अंदर जो है कि डाइवोर्स होगा। जैसे किसी का मान लीजिए कि ये हम देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं किसी का भी, उसके अंदर लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज के अंदर डिवोर्स ज्यादा देखते हैं हम लोग, ज्यादा होता है आजकल ऐसी हो रही है कि डिवोर्स पहले हो जाता है। लव मैरिज हुई, उसके अंदर अगर आपका जो है कि जिस टाइम पे दशांतर था चलिए, शादी हुई आपकी, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आज आप की शादी हुई,
महीने बाद ही खटपट चालू हो गई। ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका लव मैरिज का कोई कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो है कि 12वें घर का मालिक आके बैठा हुआ साथ। जैसे मान लीजिए कि बुध और शुक्र ही है, जो मैंने बताया कि भाई ये जो है बुध और शुक्र ग्रह है आपके, ये लव रिलेशनशिप देते हैं, उसमें आके बैठ गया आपको 12th लॉर्ड। 12वें घर का मालिक आके बैठ गया, या शनि साथ बैठ गया, या सूर्य साथ बैठ गया, तो इन्होंने सेपरेशन देना है, अलग करके अलग करना है इन्होंने। तो अब वो दशा चल रही है आपकी, और उस दशा में मान लीजिए कि शुक्र की दशा है, शुक्र में बुध की दशा आई, आपकी शादी हो गई। कोई दशांतर दशा सपोर्ट कर रहे हैं, शादी हो गई। अब उसके अंदर अगर सूर्य साथ बैठा है, तो वो 1-2 साल बाद सूर्य की दशा आएगी, तो वो सेपरेशन दे देगा वहां पर कुछ टाइम बाद ही। हाँ, क्योंकि उसके अंदर आपको ये देखना है ना कि मान लीजिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस टाइम आप जाते हो कि शादी करनी है, किसी पंडित के पास जाते हो, तो पंडित ज्योतिषी के पास जाते हो, तो ज्योतिषी क्या है, सबसे पहले यही चीज नोट करनी चाहिए ज्योतिषी को भी कि भाई दशा ये चल रही है, तो इसके बाद में कौन सी दशा आ रही है। अगर सेपरेशन वाली दशा आ रही है तो उसमें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, यहाँ शादी तो हो गई, लेकिन वो सेपरेशन वाला प्लेनेट की अंतर दशा आने वाली है, वो सेपरेशन करा देगा तुरंत, कुछ ना कुछ हालत ऐसे पैदा कर देगा सारा का सारा, मतलब हाँ वो आप बिगड़ जाएगा। हाँ, तो वो ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें आपको शादी नहीं करनी। अब 12th लॉर्ड है, उसमें हो सकता है भाई एक्सीडेंट हो जाए, मंगल इन्वॉल्व है, मान लीजिए मंगल है 12th लॉर्ड। ये बोलते हैं कि मांगलिक दोष, और ये हाँ, और मांगलिक दोष ये क्या होते हैं? मांगलिक दोष होता है सर, जैसे आपके लगन के अंदर मंगल है, दूसरे भाव में मंगल आ गया, चौथे भाव में मंगल आ गया, 7वें में, 8वें में, 12वें में, ये ग्रह मंगल के हैं। मंगल मांगलिक बोला जाता है यहाँ, और बोला इसलिए जाता है कि मंगल ग्रह है ना, वो कारक है लड़ाई का, एग्रेसिव का, वहां पर नेचर एग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा, और वहां पर आप जो है कि एनर्जी ज्यादा लगाते हो और आप लड़ते हो, कि इसको आप ये बोल सकते हो कि वन वे ट्रैफिक है वहां। अच्छा। जिसकी कुंडली में वो मंगल वहां है, वो उसके हिसाब से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो वो सब बिगाड़ेगा। हाँ, जैसे अगर किसी के लगन में मंगल आ गया, फर्स्ट हाउस, पहले भाव के अंदर मंगल बैठा है, वो लीडर है वो, क्योंकि मंगल क्या हमारा सेनापति है। अब सेनापति अगर आपके लगन के अंदर ही बैठा हुआ, तो आपका दिमाग हो गया मंगल जैसा। अब मंगल क्रोधी है, बलवान भी है, शक्तिशाली भी है, किसी से हार नहीं मानता। तो अब वो क्या करेगा कि जहां जहां पर देखेगा और जहां बैठा है, लगन में बैठा, तो लगन आपकी कुंडली का सबसे मेन घर है, वो आप हो। तो आपका स्वभाव क्या होगा कि आपकी बात सारे सुने और आपसे सब डरे, तब तो आप खुश हो। लेकिन अगर आपसे कोई नहीं डर रहा है, तो आप उससे लड़ पड़ोगे, या आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो मंगल का स्वभाव है कि मेरी सुनो, जो भी है मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। अब इसी तरीके से जब मंगल अब लगन में आ गया, पहले तो 7वें घर को देखेगा, 7वां घर किस चीज का बताया मैंने, मैरिज का। अब वो जो जीवन साथी है उसका खटपट रहेगी, उसको ये बोलेगा कि जो कुछ करना है मेरे हिसाब से करना है, अगर मेरे साथ रहना है तो, नहीं तो रास्ता ना आपको। अच्छा ठीक भाई, या तो माई वे या हाईवे, बस, या तो मेरे साथ हिसाब से चलो, नहीं तो निकल लो। सही बात। तो ये मंगला काम है, तो इसलिए शादी के लिए खराब बताया जाता है। जब मांगलिक दोष बोला जाता है कि मंगल सप्तम भाव को देख रहा है, ये भी कहा जाता है जैसे कोई लड़का या लड़की मांगलिक है, तो उससे शादी ना करो, क्योंकि भाई कुछ टाइम बाद अगर हो भी जाती है तो पार्टनर जो है प्रॉब्लम होती है, एक्सपायर के लिए तो आप बोलो ना, प्रॉब्लम हो जाती है, जो बोला जाता है मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के लिए तो आपका अष्टम भाव मजबूत होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, अष्टम भाव के अंदर अगर अष्टमेश कमजोर है या लग्नेश कमजोर है, क्योंकि लग्नेश आप हो, अष्टम भाव आयु का है, अगर ये खराब है तब दिक्कत आएगा। इसीलिए बोला गया है इसके अंदर कि 4th हाउस में अगर मंगल है, तो वो आपके घर के अंदर क्लेश रखेगा, क्योंकि आप घर के अंदर सबको अपने कंट्रोल में रखोगे। 7th में है तो आप मिसिस को करोगे, ठीक है ना, लगन में है तो भी वो मिसिस को करोगे, लगन को देख रहा है, उसको देख रहा है। 12वें में है तो आप क्या करोगे कि आप जब बेडरूम लाइफ के अंदर होगे, वहां एग्रेसिव हो, वहां मारपीट कर सकते हो, ठीक है। वो सब आयु खत्म कब करेगा मंगल, जब वो अष्टम भाव को देख रहा हो या अष्टम भाव में बैठा हो। जब 8th हाउस के अंदर मंगल आया था ना, फिर वो आयु को खत्म करता है, क्योंकि मंगल का काम है खत्म करना, जो भी उसके सामने आया, वहां पर आयु का घर आ गया। तो आयु को जब खत्म करता है तो वो दिक्कत है,
वहां पर। मतलब शादी में मतलब ये चीजें भी देखी हाँ जाती हैं बिल्कुल, अगर करने से लड़की पहले का किसी का, एस्ट्रोलॉजी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब जो हम, चार्ट होता है उसमें ये भी देखी जाती है। क्योंकि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लड़की की जो कुंडली है हाँ उसके अंदर अगर 8th हाउस के अंदर जो है कि मंगल बैठ जाए हम्म, या 8वें घर को देख ले। हम्म, अभी मांगलिक के अंदर आता नहीं है ये, लेकिन अगर पंचम भाव में मंगल हो हम्म, तो उसको भी मांगलिक मानना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव से चौथी दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, और हम्म, खासकर लेडीज के चार्ट में विधवा योग बोला गया है। अच्छा सीधा सीधा उन्होंने ये नहीं बोला कि डिस्टर्ब होगी लाइफ, ये होगा होगा, सीधा बोल दिया कि भाई ये विधवा होगी। अगर इस तरह के योग बन रहे हाँ, हैं तो मंगल अगर नहीं, इसको सिर्फ मंगल देख के, मंगल अगर आपके अष्टम भाव में, लड़की के किसी के अष्टम भाव में है या तो पंचम भाव में है, वहां से अष्टम भाव को देख रहा है। लगन में होगा तब भी अष्टम भाव को देखेगा, दूसरे भाव में होगा तो वहां से सीधा अष्टम भाव को देखेगा। तो ये 4-5 इसलिए मांगलिक बोला गया कि वो अष्टम भाव को इफेक्ट करता है। ये कैलकुलेशंस है, ये हाँ कुछ ऐसे योग हैं हाँ, जो अष्टम भाव को इफेक्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो अगर किसी के चार्ट में 8th हाउस के अंदर मंगल है तो उसको चाहिए कि कोई इसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसके जो है कि अष्टम भाव मजबूत हो और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे, तो फिर वो दिक्कत नहीं आती। और ऐसा भी सुना है कि भाई मांगलिक मांगलिक का विवाह करा दो तो कुछ नहीं, मेरे पास बहुत से केस है जिसमें मांगलिक मांगलिक का विवाह हुआ और बढ़िया चल रहा है, नहीं और नहीं चल रहा वो भी है। अच्छा बढ़िया चल रहा है वो भी है, नहीं चल रहा वो भी है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मांगलिक मांगलिक है तो वो उसका विवाह करा दो तो उससे को बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि भाई मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी चाहिए। मैंने बहुत से देखे हैं कि कभार ऐसा होता है भाई केले के पेड़ से शादी करा देते हैं, फिर हाँ वो करते हैं, वो 8th हाउस में है तो एक की मृत्यु होनी है तो केले के पेड़ से शादी करा दी, या किसी जानवर से करा दी। बिहार साइड में तो वो कुत्ते वगैरह से करा देते हैं। हाँ बिहार में मेंढक से भी करा हाँ वो कि भाई वो एक वो गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर आपके चार्ट में है, अगर वहां पर शुभ ग्रह बैठे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां पाप ग्रह हैं, दूसरे के में शुभ होने चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, फिर कुछ नहीं। क्योंकि अष्टम भाव हमारे मांगलिक का भाव है, यानी कि हमारे शादीशुदा जिंदगी के खुशी का भाव लगा लो, या हमारे सेक्सुअल लाइफ का है। सेक्सुअल लाइफ तभी संभव है ना जब दोनों जीवित हों, कंपैटिबिलिटी रहेगी, दोनों जीवित होंगे तभी सेक्सुअल लाइफ संबंध है। उसके अंदर 10वां भाव और 11वां भाव शनि का है। 10वां भाव कर्म का, 11वां कमाई का। ये शनि को दिया गया, और वो इसलिए शनि को दिया गया कि जो कर्म करोगे उसके हिसाब से ही फल मिलेगा, शनिदेव बोलते हैं। तो इसीलिए कर्म के बाद शनि का ही घर है 11वां भाव, जो आपको गेन कराता है। आपने कुछ कुंडलियां देखी थी जो पास्ट में अभी, तो आपने कुंडली देख करके पिछले जन्म का कुछ बताया था ऐसा? नहीं, पास्ट लाइफ से केतु रिलेट होता है। केतु जो है ना कि जो आपको काटता है, देखो केतु अष्टम भाव से, जैसे मैंने अभी बोला कि जो राहु है वो आपका 11वें भाव से जुड़ा हुआ है, ऑब्सेशन है वो। केतु जो है ना कि वो अष्टम भाव का मालिक है, वृश्चिक राशि का कोलोड बोला गया उसको मंगल के साथ, जो आयु का भाव है। और केतु काटता है, डिटैच करता है, तो किससे डिटैच करेगा? आयु से। तो उसको पास्ट लाइफ से इसलिए जोड़ा गया है कि 11वें जो मतलब कि केतु है ना, वो जो आप पिछले जन्म में करते आ रहे हैं, जहां उसने मारा आपको, तो वो केतु के जहन में है, और वो लेके आया तो वो आपके साथ चलकर आता है पिछले जन्म से। जैसे अगर मैं बोलूं कि वीनस केतु किसी के चार्ट में है, तो जो उसकी पत्नी है वो उसके पिछले जन्म के रिलेशन में थी। इसी तरीके से अगर शुक्र केतु किसी के 6ठे भाव में आ जाता है तो 6th हाउस है हमारे दुश्मनी का। तो कोई दुश्मन आपके लाइफ में आपके आएगा, दुश्मनी निकालने के लिए वो पत्नी बनकर आपके लाइफ में आएगी और आप जिंदगी खराब कर देगी। अच्छा। शुक्र केतु 6ठे भाव में तलाक जरूर देते हैं। इस वजह से देखा जाता है कि कई सारे जो है पति पिटते रहते हैं, शुक्र तो 6ठे में आ गया, दुश्मनी निकाल रही होती है पिछले जन्म शुक्र अगर 6ठे में आ गया तो पहले ही हम बोल देते शादीशुदा जिंदगी सही नहीं रही। हाँ ठीक। तो वो वहां पर गलत है। और साथ में केतु आ गया तो पिछले जन्म से आया, तो पिछले जन्म में कुछ किया आपने तो आपके साथ ये हो रहा है। तो ये सारा कनेक्शन तो पिछले जन्म से। देखो आप ये बोलो कि मैंने भैया 50 लड़कियां देखी उसके बाद इससे शादी करी, मेरे को ये अच्छी लगी, तो अब तुम कहते हो कि मैंने रिजेक्ट की, और तुमने रिजेक्ट नहीं की। वो ऊपर से जब आत्माएं जो है ना शरीर को ग्रहण करती हैं तो उनका मोटो क्लियर होता है कि हमने यहाँ जन्म लेना है, यहाँ पर लेना है। अब आप देखोगे कि कईयों को क्या होता है कि ये बच्चे पैदा हुए और इतने निकम्मे हो जाते हैं कि बाप को पीट रहे होते हैं, और कुछ इतने अच्छे होते हैं कि वो बाप की मदद कर रहे होते हैं।
तो उसमें कहा क्या जाता है कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे, ये औलाद पैदा हो गई। इससे बढ़िया तो ना होती। ठीक। बोलते हैं ना, ये हमारी बोलचाल की भाषा में हम वही बात बता रहे होते हैं जो ग्रह बता रहे होते हैं। लेकिन क्या हम तवज्जो नहीं देते इसको, लेकिन मुंह से निकलता है ये। अब अगर अच्छा बच्चा निकल गया आपका तो पड़ोसी भी बोलेंगे यार बड़े अच्छे कर्म किए थे इसने, बहुत अच्छा बच्चा। हाँ, होता है ना। और ये पत्नी के बारे में भी है। तो बहुत मारती है भाई। हाँ, तो पास्ट लाइफ से आता ही है, ठीक। एग्रेशन आता है, सब जो भी है वो होता है। कईयों में होता है ना, पत्नी की चलती है पति की नहीं चलती, तो उसके कॉम्बिनेशन भी है। अगर सूर्य आपके 11वें 10वें सॉरी 4th हाउस में बैठ जाए सूर्य, तो आपके घर में आपकी माता जी की चलेगी, पिता की नहीं चलेगी। मतलब अगर आपकी कुंडली में जो है राजयोग लिखा है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। वो 100% है। अब कई बार क्या बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि यार मेरे तो पंडित जी ने बोला हुआ है कि राजयोग है, राजयोग है। कह रहा मैं तो यार 50 साल का हो गया, मेरे को तो कोई राजयोग नहीं मिला। अरे तो उसकी दशांतर दशाएं नहीं आई तो कहाँ से मिलेगा? तो टाइमिंग आनी बहुत जरूरी है, सही टाइम पे आनी जरूरी है। तुम्हारे चार्ट के अंदर राजयोग है, सिंपल, बचपन में आ गई दशांतर दशा, आप 10 साल के हो और आपके में राजयोग है, तो उस टाइम क्या राज करोगे आप? अब उस टाइम राज ये करोगे कि आपके माँ बाप को मिलेगा, तो वो राजयोग आपके फादर को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आपको जो बढ़िया कपड़े आके मिल रहे हैं, वो फादर आप बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फादर को पैसा मिल रहा है तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो वो राजयोग ही है आपका। एक बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा, आपको 56 भोग मिल रहे हैं, तो राजयोग कहाँ से थ्रू हुआ रहा है? फादर के थ्रू। तो उस टाइम में फादर की तरक्की होगी आपके राजयोग के कारण। बुढ़ापे में आया तो आपके बच्चों पे गया वो, या तो आपको पैसा कहीं से मिल गया, जमीन बेच दी, कुछ मिल रही है, या फिर आपके बच्चा ऐसा कर रहे हैं तो आपको राजयोग करा रहे हैं। उनकी वजह से हाँ, आ रहा है। वो आपका राजयोग उनके चार्ट में जा रहा है क्योंकि आपको कराना है, और फिर वो योग उनके चार्ट में मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपके चार्ट में राजयोग है और उसकी दशा आ रही है 60 साल पे, तो आप अपने बच्चों का चार्ट देखोगे 60 साल पे उनकी भी कोई ऐसी दशा चल रही होगी जिसमें कि वो राजयोग फलित हुआ होगा। वो भी टॉप कर रहे होंगे उस टाइम पे, कमाई कर रहे होंगे जो आपको राजयोग करा रहे हैं। और जो महादशा अंतरदशा जो होती है ना, वो मेनली क्या होता है, ये हमारा चंद्रमा के ऊपर डिपेंड होती है कि हमारे चार्ट के अंदर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका जो स्वामी होता है ना, उसकी महादशा सबसे पहले आती है और वो कंटिन्यूसली उसी हिसाब से चलती है। जैसे पहले आपकी केतु से शुरू होती है हमारी जो महादशा है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं जो पिछले जन्म से जो लेके आता है वो केतु लेकर आता है, तो पहली महादशा हमारी केतु की आती है। ठीक है, क्योंकि हमारे चार्ट के अंदर अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला होता है, वो केतु का है। तो चंद्रमा उसमें होगा तो पहले सबसे पहले दशा आई हमारी केतु की, उसके बाद आती है शुक्र की। ठीक है, जो मतलब नक्षत्र चलते जा रहे हैं लाइन से उसी हिसाब से। तो सूर्य की इनकी होती है और सबकी अलग अलग है। जैसे केतु अलग है, हाँ, केतु की 7 साल की है, उसके बाद फिर आ जाती है शुक्र की 20 साल की है। फिर वो केतु सूर्य उसका आती है सूर्य की 7 साल की है, 6 साल की। फिर मंगल है 7 साल, फिर चंद्रमा है 10 साल, फिर राहु आ गए 16 साल 17 साल। राहु के बाद फिर जुपिटर की आती है, ठीक है, 16 साल। तो इस तरीके से डिवाइडेड है ये। और फिर इनके बाद इनके बीच अंदर भी फिर दोबारा से जो है कि सारे ग्रहों की अंतरदशाएं हैं, उसमें वो कम पीरियड की हैं, क्योंकि अगर आपका कोई राजयोग है, आपका शुक्र राजयोग कारक है, और शुक्र की दशा चल गई 20 साल की, तब 20 साल राजयोग थोड़ी रहेगा आपका। कभी अप होंगे कभी डाउन होंगे, तो वो आपकी अंतरदशा तय करेंगी कि कौन सा तो उस राजयोग को सपोर्ट कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है। धनयोग के अंदर क्या होता है कि आपका स्टेटस भले ही कम हो, कई होते हैं ना कि वो बंदे गालियां दे रहे होते हैं उसको, लेकिन पैसा बहुत होता है, यानी स्टेटस नहीं है, पैसा बहुत है। तो उसके अंदर हमारे इन्वॉल्व होते हैं दूसरे घर का मालिक, जो हमारे धन का बताया गया है, 5वें घर का मालिक जिसको लक्ष्मी स्थान बोला गया है, और लक्ष्मी स्थान लवर बोल दो, लक्ष्मी स्थान बोला गया उसे मेनली। 9th हाउस हमारे गुरु और पिता का, उसे भी हमें लक्ष्मी स्थान बोला गया, और केंद्र को विष्णु स्थान बोला था। इसको मेनली जो राजयोग होता है ये विष्णु लक्ष्मी योग होता है। लक्ष्मी नारायण योग बोल देते हैं कुछ लोग विष्णु लक्ष्मी बोल देते हैं, कुछ लोग जो राजयोग बोल देते हैं सीधा। इनका कॉम्बिनेशन ही राजयोग बनाता है। और धन योग हो गया, लक्ष्मी योग मैंने बताया, लक्ष्मी कौन से घर है, 5वां और 9वां, और धन का हमारा दूसरा, 11वां हमारे गेन का है, पैसों का। तो इनके जो प्लेनेट आपस में मिल जाए तो वो आपका धन योग है। धन तभी आएगा जब उनकी दशा चलेगी,
और इनका कॉम्बिनेशन होगा। हम्म, आपके चार्ट में शुक्र हो गया, हम्म, दूसरे घर का मालिक है हम्म, शुक्र, हम्म, ठीक है जी। और सूर्य, हम्म, शुक्र सूर्य इकट्ठे बैठ जाएं, हम्म, शुक्र गुरुदेव इकट्ठे बैठ जाएं, हम्म, या आपका शनि बैठ जाए, क्योंकि शनि 11वें भाव का मालिक है, हम्म, शनि शुक्र इकट्ठे हो जाएं, शनि सूर्य इकट्ठे हो जाएं, शनि गुरु इकट्ठे हो जाएं, हम्म, तो ये हो गए आपके धनी योग। अब इसमें जब इनकी किसी दोनों में से किसी एक के, जैसे दो इकट्ठे बैठे, मान लो आपके में शनि और गुरु इकट्ठे बैठे, हम्म, एक 11वें घर का मालिक हो गया, एक 9वें घर का हम्म, मालिक हो गया, इन्होंने धनी योग बना दिया, हम्म, तो आपको पैसा कब मिलेगा? हम्म, जब शनि में गुरु की दशांतर दशा चलेगी या गुरु में शनि की चलेगी, हम्म, तभी आपके पास धन आएगा। ये नहीं है कि धन योग बन गया धन आता रहेगा, हम्म। सीधी सी बात है। मतलब जब समय होगा जब और ही सभी ये फलित तभी होंगे। वो पीक पे तभी जाता है। हम्म, एक होते कई योग होते, राजयोग है, जैसे मान लो कि लगन का स्वामी चौथे 10वें भाव में बैठ गया, राजयोग है, हम्म, ये सारी जिंदगी रहता है। किसी में राशि परिवर्तन होकर सारी जिंदगी रहता है, हम्म। सारी जिंदगी जैसे मान लो पहले घर का मालिक और 10वें घर के मालिक ने आपस में, स्वाइप कर लिया। हाँ, वो उसके घर में जाके बैठ गया, उसके घर में, वो फिर पूरी जिंदगी रहता है। हम्म, इसी तरीके धन योग का है, हम्म, किसी का दूसरे घर का मालिक 11वें में आके बैठ गया, 11वें का दूसरे घर में आके बैठ गया, हम्म, वो धनी योग है। हम्म, तो इस तरीके के जो धनी योग है, और ऐसे आपको कहाँ किसके चार्टों में मिलेंगे? हम्म, मुकेश अंबानी हो गए, हम्म, बिल गेट्स हो गए, हम्म। स्टीव जॉब्स हो गए। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं, लव मैरिज के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, और प्रेत बाधा वगैरह, जो जितने भी आपने कुंडली में देख के बताए होंगे कभी किसी को, या जो आपके केसेस हैं, इसी तरह से मतलब तो ये सब आप अपने लाइफ में भी जो कुंडली वगैरह है अपना इम्प्लीमेंट करते हैं, या बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो उसी के उपाय अगर करते रहते अगर हैं? हम किसी को बता रहे हैं, अगर वो वाली बात है कि जब तक हमें कि स्वाद का नहीं पता, हम दूसरे थोड़ी बता सकते कि इसका स्वाद अच्छा है या बुरा है। हुँ, अगर हमें किसी को उपाय दे रहे हैं, तो हमें उस उपाय पे विश्वास है, या हमने अपने साथ किया है, रिज़ल्ट आया है। रिजल्ट आया, तभी हम किसी को बताएंगे ना। ये वह तो बताएंगे। बल्कि मैं तो अपने बच्चों की हुई, या परिवार में जिसकी भी है, हुँ, जो भी कार्य करता हूँ, या जो अपने लिए भी है, जो भी चीजें हैं, हुँ, वो जो कुंडली के अंदर दिया गया है, जो उसका टाइम समय है, उनका पूरा ध्यान रखता हूँ, उपाय भी करता हूँ, और उसका ध्यान भी रखता हूँ कि हाँ भाई कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, चाहे वो बच्चे हैं, या मेरी वाइफ है, या मैं हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, हुँ, मान लीजिए मैं किसी को कोई उपाय बता रहा हूँ, अगर मेरे को उस पे खुद पे विश्वास नहीं है, तो मैं दूसरे को बता रहा हूँ, तो अन्याय कर रहा हूँ ना किसी के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। फिर जब मेरे को विश्वास नहीं है, तो मैं इसे पढ़ा कैसे? हाँ, सही। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है कि जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो, तो उस पे आपको विश्वास होता है, हुँ, उस चीज के ऊपर। हुँ, अगर हमें ज्योतिष पे विश्वास है, तभी हमने इसको सीखा है, हुँ, और तभी हम दूसरों को बता रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो हम बताएंगे हुँ। वो चीजें हो रही होंगी उसके साथ। थैंक्स भैया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स को भी काफ़ी पसंद आया होगा आज का ये एपिसोड। तो मैं आपको आने वाले फ्यूचर में फिर आपको एक बार इनवाइट करूँगा, ना ना, और हम बिल्कुल बिल्कुल, जो अनछुए पहलू हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करे हैं, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हमारे भैया हैं कुलदीप भैया, इनका एक अपना चैनल है केसी एस्ट्रोलॉजर करके, आप उसको भी चेकआउट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या देखना चाहते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अगर आपके हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भैया जी उसका रिप्लाई करेंगे। और नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन